हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर सेकंड में सिलेबस इंट्रो करा दूं, तो यह आपका सोशल प्रिवेंटिव का सिलेबस है। तो हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था, जिसमें क्या है, कुछ डिजीज जो हमारी कवर हुई, जैसे कि कॉलरा, सार्स, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यहाँ तक हमारा वीडियो में मतलब ऑलरेडी ये चैनल पर अपलोड हो गई वीडियो। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करें। बाकी जितना बच रहे हैं मलेरिया से लेके यहाँ तक की एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट आप पेशेंस बना के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी कंटेंट आपको इजी वे में समझ में आ सके। आई होप कि आप सब ये पहले वाला तो हर एक चीज आप लोग देख ही चुके होंगे, ये ठीक है, यहाँ से आप देख ही चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आज यहाँ से मलेरिया से। ओके, जितने भी डिजीज बचे हैं हम आज यही कवर कर लेते हैं। आपको मेन फोकस कहाँ पे करना है, आपके सिलेबस में यह भी दिया गया है कि उनके जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पर और कंट्रोल पर। किसी भी डिजीज, अगर कोई भी डिजीज पढ़ रहे हो, उसकी क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है और कंट्रोल क्या है, इसी पे आपको मेन फोकस करना है। बाकी और भी जो भी इसके साथ मतलब जैसे जुड़ी, इसका छोटी सी डिफिनेशन है, कैस्टिव एजेंट है, सिम्पटम है, ये सब उसका बोनस पॉइंट कह सकते हो आप, है ठीक। अब देखो हम स्टार्ट करें मलेरिया से। मलेरिया तो सभी को पता होगा, क्योंकि आपने 6 सेम के कोलॉजी और मेडिसिनल में दोनों पढ़ा रहा होगा कि मलेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग डीप में जाएंगे नहीं, यहाँ केवल हम मलेरिया का थोड़ा सा इंट्रो लेके बाकी हमें मेन फोकस किस पे करना, मैं ऑलरेडी आप सभी को बता दिया कि उसके प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और कंट्रोल पर ही करना है। अब देखो ये मलेरिया क्या होता है। मलेरिया इज सीरियस डिजीज दैट स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब ये सभी को पता होता है कि जो मलेरिया होती है वह एक सीरियस डिजीज होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, और वह स्प्रेड कैसे होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से वह फैलती है। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, अब ये पर्सन कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है जो इसको क्या है, ये मलेरिया हुई है। तो अगर मान लो एक मॉस्किटो इसे काट के जा रहा है, फिर यही मॉस्किटो आके इसको भी अगर बाइट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी वायरस इसके अंदर ये मतलब इन कर देता है, तो ये इन्फेक्टेड वाले से लाके हेल्दी पर्सन के बीच में जब छोड़ देता है, तो यह भी क्या है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मलेरिया, और यह मेनली मतलब होता है इसकी वजह से फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट के वजह से हमारा होता है मलेरिया। ओके, अब मलेरिया मेक्स यू फील सिक विथ फीवर, चिल एंड फ्लू लाइक सिम्टम। अब देखो जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो उस बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि फीवर देखने को मिलता है, चिल्स भी और फ्लू लाइक सिम्टम भी ढेर सारे देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से एनालिसिस कर लेते हैं कि शायद इसको मलेरिया हुई होगी। मलेरिया इज केज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब देखो ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से ही होता है। ओके, अब इसका केस्टिव एजेंट की बात करें तो यही होगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसका केस्टिव एजेंट भी होगा, ठीक है, जिसे हम प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। अगर इसका सिम्टम देखा जाए तो फीवर है, चिल्स है, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को आपको मिलेगा, और डायरिया भी देखने को मिलेगा, किसमें, सिम्टम ऑफ मलेरिया में। ओके, अब हम इसका देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये फैल कैसे रहा है। मॉस्किटो बाइट जैसे देखो मच्छर के काटने से तो फैलते हैं। अब देखो व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन। अब देखो कोई इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो जब किसी पर्सन को काटती है, इट इंजेक्ट्स द पैरासाइट इनटू ए पर्सन ब्लड स्ट्रीम। अब देखो क्या, सेकंड पर्सन में जब फिर जाके वह उसको बाइट कर लेती है, तो जब उसे बाइट कर लेती है तो बाइट करने के बाद उसको क्या है, ब्लड स्ट्रीम में ही तो बाइट करते हैं मच्छर लोग, देखो ब्लड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जाके उसको डंक मारते हैं और तुरंत ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो हमें भी मतलब हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहला तो क्या है, ई डायग्नोसिस थ्रू लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट। अब हम लोग जाएंगे लेबोरेटरी में और वहां पे अपने ब्लड को टेस्ट करवाएंगे, वहां पर भी मतलब कंफर्म हो सकता है कि मलेरिया हुई है कि नहीं, या तो एक मलेरिया की किट आती है उससे भी कंफर्म हो सकता है कि मलेरिया हुई है कि नहीं। बाकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ये देखो मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हमें क्या है मलेरिया को कंट्रोल करना है या उससे बचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वियर लॉन्ग स्लीव एंड ट्राउजर आउटसाइड। जब हम घर से बाहर निकलते होते या तो घरों में रहते हैं तो हमें क्या है, फुल आस्तीन की जो भी शर्ट टी शर्ट जो भी हम लोग पहनते हैं उनको हमें फुल पहन लेना चाहिए। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड स्प्रे शुड बी यूज। अब देखो क्या है, कुछ क्रीम आते हैं जैसे हम लोग अपने बॉडी के ऊपर उसको यूज कर लेते हैं तो मॉस्किटो नहीं मतलब आते हैं ना हमारे पास, नहीं काटते हैं। कुछ स्प्रे भी होते हैं जैसे उसको हम स्प्रेड कर ले अपने बॉडी के ऊपर, तब भी मॉस्किटो नहीं काटते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यूज करना चाहिए मलेरिया से बचने के लिए।
अब देखो, स्क्रीन विंडो इन हाउस, यूज मॉस्किटो नेट, बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉइल। हमें क्या है, कभी कभी मॉस्किटो नेट का भी यूज कर लेना चाहिए, जैसे कि अगर गांव घरों में बोला जाए तो मच्छरदानी बोला जाता है। और देखो, बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स। अब देखो, कॉइल्स से डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे मॉर्टिन आता है, मैक्सो करके भी आता है, और इस समय क्या है, एक अगरबत्ती भी चलती है मच्छर की। तो ये सब हमें क्या करना है, लगा के अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर लेना है, ठीक है। यूज मॉस्किटो नेट्स और विंडो एंड डोर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंट्री। अब देखो, जो हमारे घरों में विंडो है, डोर्स है, वहां पे हम लोग क्या है, नेट, मॉस्किटो नेट का भी यूज कर सकते हैं, ताकि मच्छर की एंट्री हमारे घरों के अंदर ना हो पाए। ओके, अब देखो हम लोग इसका ट्रीटमेंट, जैसे मान लो किसी को हो गया तो ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। ट्रीटमेंट है, जिसकी ड्रग्स आती हैं, क्लोरोक्यून है, मेफ्लोक्यून है, क्यूनिन है। अब देखो, क्लोरोक्यून जो होती है, क्लोरोक्यून इज कॉमनली यूज टू ट्रीट मलेरिया केस्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से जो भी मतलब ये मलेरिया होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ओवल के भी वजह से हो जाती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की भी वजह से होती है, तो इनको ट्रीट करने के लिए हम क्लोरोक्यूनिन किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, मेफ्लोक्यूनिन भी दे सकते हैं और क्यूनिन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करें तो ये है चिकनगुनिया। अब देखो, चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया को हम लोग चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं, सेकंड वर्ड में अगर देखा जाए तो इसे आप चिकन पॉक्स भी बोल सकते हो। इट इज एन इलनेस विच इज केस्ड बाय वायरस लाइक ए चिकनगुनिया वायरस। अब देखो, यह भी एक बीमारी है जो कि चिकनगुनिया वायरस की वजह से होती है। इसका केस्टिव एजेंट की बात की जाए तो इट इज केस्ड बाय ये वर्सेला जोस्टर वायरस। ये किसकी वजह से होता है, वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में VZV भी बोलते हैं। अब इसका हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे फैलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम ये देखते हैं कि ये कैसे फैलते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, पहली बात तो क्या है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस से, और मच्छर के काटने पर भी ये फैलते हैं। अब देखो, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन रैशेज और ब्लिस्टर। जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के रैशेज और ब्लिस्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब भी यह एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में यह फैल सकता है। टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस, टचिंग सरफेसेज कंटामिनेटेड विद द वायरस। अब देखो, हमें उस सरफेस को नहीं टच करना चाहिए जो सरफेस ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड होता है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, और यह कभी कभी क्या है, मच्छर के काटने से भी यह फैल सकता है। अब इसके सिम्पटम हम लोग देखते हैं। सिम्पटम में आपका आता है जैसे फीवर है, हेडेक है, फैटिक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, चिल्स है, नोजिया है, डायरिया और भी हो सकते हैं। बाकी सिम्पटम अगर आपको इतना किसी भी पर्सन के अंदर दिख रहा है तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि उसे चिकनगुनिया हुई होगी, ठीक है। अब हम मेन जो आता है इसमें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकनगुनिया। हम इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं चिकनगुनिया को। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद पीपुल हु हैव चिकन पॉक्स और गुनिया। इस पीपुल से हमें दूर रहना चाहिए जिसको ऑलरेडी चिकन पॉक्स या चिकनगुनिया हुआ है। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, अच्छी हाइजीन का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टेइंग होम इफ इन्फेक्टेड, अगर हम लोग क्या है, इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो हमें घर पर ही रहना चाहिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सर्फेसेज एंड ऑब्जेक्ट कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। आप देखो, हमेशा हमें साफ सफाई रखना है, और जो भी वहां पे सरफेस, जो आपके मतलब करीब में जितने भी सर्फेसेज है और ऑब्जेक्ट है, उन्हें हमेशा क्या करना है, डिसइंफेक्टिंग करके रखना चाहिए। इससे क्या है, वायरस स्प्रेड होने से रुक सकता है। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें आप एंटीवायरल मेडिसिन भी दे सकते हो, पेन रिलीफ मेडिसिन भी दे सकते हो, वर्सेला वैक्सीन भी दे सकते हो, ठीक है, चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट में। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट आता है वह है डेंगू। अब देखो, डेंगू कितना खतरनाक होता है तो सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। डेंगू इज ए ट्रॉपिकल डिजीज केज्ड बाय द डेंगू वायरस। डेंगू क्या है, एक डेंगू वायरस की वजह से ही होता है, विच ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो। अब देखो, जो हमारा मलेरिया था वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से हो रहा था, और ये जो हमारा है वो बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो, ठीक है, एडिज मॉस्किटो को काटने की वजह से हमारा होगा डेंगू। अगर इसका कैस्टिव एजेंट की बात किया जाए तो ये डेंगू वायरस ही होते हैं। इसके कैस्टिव एजेंट, जैसे इसको शॉर्ट में आप DENV भी बोल सकते हो। अगर हम इसकी सिम्पटम की बात करें, The symptoms of dengue typically begin within 3 to 14 days after being bitten by an infected mosquito and may include। अब देखो, मच्छर के काटने से 3 से लेकर 14 दिन के बाद ही ये हमें इसके सिम्पटम दिखाई देते हैं। जैसे उसमें क्या क्या रहेंगे सिम्पटम में, हाई फीवर दिखेगा आपको, सीवियर हेडेक भी दिख सकता है, पेन भी, माइल्ड ब्लीडिंग भी, वोमिटिंग भी और फैटिक भी, इतनी सारी चीजें आपको दिख सकती हैं इसके सिम्पटम में। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इट ट्रांसमिटेड थ्रू ए मॉस्किटो लाइक एज एडिज मॉस्किटो, ठीक है, यह भी मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, लेकिन ये जो एडिज मॉस्किटो है, स्पेशल आते हैं एडिज मॉस्किटो, उसके काटने की वजह से यह होता है। हु ट्रांसफर द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो कि ये एडिज मॉस्किटो होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस लेते हैं और हेल्दी पर्सन तक क्या है, फैला देते हैं।
अब इसका जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू, ये जैसे आप मलेरिया का था सेम वैसे ही ये भी रहेगा, तो आप लोग बैकअप कर लीजिएगा, पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम ट्रीटमेंट की बात इसकी करें तो पैरासीटामॉल, फीवर अगर है तो पैरासीटामॉल आप दे सकते हैं, जैसे कि अलग अलग सिम्टम था तो पेन किलर भी आप देख सकते हो, हाइड्रेशन की कंडीशन में आप करवा सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी भी आप दे सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक फाइलरेसिस की। अब देखो लिम्फेटिक फाइलरेसिस ये डिजीज सभी ने देखा होगा, जैसे कि इसको आप एक वर्ड में और बोल सकते हो एलिफेंटियासिस। जैसे कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके पैर और बहुत फूल जाते हैं, ठीक है, मोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे का हाथी पाव आप बोलते हो, उन्हीं को बोला जाता है आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। अब ये कैसे होता है? लिम्फेटिक फाइलरेसिस इज ए ट्रॉपिकल डिजीज। पहली बात तो क्या ये एक ट्रॉपिकल डिजीज होती है। इट इज केड बाई पैरासाइट ओम्स दैट अफेक्ट द लिम्फेटिक सिस्टम। आप देखो कुछ पैरासाइटिक ओम्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम सॉरी फ्रेंड लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, उन्हीं की वजह से ये लिम्फेटिक फाइलरेसिस होता है। जैसे ये जो पैरासाइटिक ओम्स हैं ये राउंड भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जब डिस्टर्ब करते हैं तो लिम्फेटिक फाइलरेसिस होता है। दीज वर्म्स मेनली अफेक्ट द लेग एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन के लेग और आर्म को ये जो वर्म्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं। दे स्वेल द लेग एंड आर्म एज ए लुक लाइक एलिफेंट लेग। अब देखो जो हमारे पैर होते हैं और ये बॉडी का कोई भी आर्म्स होता है, जब वह एलिफेंट की तरह मतलब स्वेल कर जाता है, जैसे एलिफेंट का पैर स्वेल हो जाता है ना, उसी तरह हमारा भी ऑर्गन स्वेल हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं लिम्फेटिक फाइलरेसिस। व्हाई? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, इसीलिए हम इसको क्या एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं। अब इसका केस्टिव एजेंट की बात करें तो इट इज केस्ड बाई ऊचेरिया बैंक्रोफी, ठीक है, ये देखो किसकी वजह से होता है? ऊचेरिया बैंक्रोफी के वजह से होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द केसेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लगभग 90% केस किसकी वजह से होता है? ऊचेरिया और बैंक्रोफी की वजह से होता है। अब देखो ब्रूगिया मलई रेस्ट ऑफ द केसेज, देखो कुछ केसेज में ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और रेयरली केसेज में ब्रूगिया टी मोइल भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब हम सिम्पटम की बात करें तो इसके सिम्पटम क्या? अर्ली सिम्पटम अगर देखा जाए तो फीवर है, चिल्स है और हेडेक है, ठीक है। मसल एंड जॉइंट पेन, स्वेलन लिम्फ नोड ये भी हो सकते हैं। क्रोनिक सिम्पटम में अगर देखा जाए तो लिम्फोडेमा है जिसमें लेग का स्वेलिंग हो जाता है और स्किन जो आपकी थोड़ी सी पतली पड़ जाती है। एक्यूट सिम्पटम क्या है? फाइलेरियल फीवर है एंड लिम्फेंजाइटिस भी है, ओके, एक्यूट सिम्पटम में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे यह फैल कैसे रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है इधर से उधर। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट ऑफ डिफरेंट मॉस्किटो। देखो अलग अलग प्रजाति के मच्छर होते हैं जो कि मतलब मॉस्किटो बाइट की वजह से ये हमारा फैलता है। मॉस्किटो जैसे कि डिफरेंट टाइप होते हैं, एडीज है, एनाफिलिस है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये सब जब उसको बाइट करते हैं तो इसके वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लिम्फेटिक फाइलरेसिस। अब हम इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लिम्फेटिक फाइलरेसिस मींस एलएफ इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब देखो इसमें क्या है? प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज और कंट्रोल स्ट्रेटजी है। अब प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में आपको वेक्टर पे कंट्रोल करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन और इम्प्रूव्ड हाइजीन अगर आप इतना कर रहे हैं तो शायद ही यह कंट्रोल हो सके। अब देखो कंट्रोल मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज। अब देखो क्या है, जो भी डिजीज जिस भी एरिया में डिजीज हो रही है हमें मतलब हमेशा उस डिजीज की मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है, चेक करना चाहिए, ट्रैक करनी चाहिए और उस वेक्टर को भी चेक या मॉनिटर या ट्रैक करना चाहिए, ओके। अब अगर इसमें देखा जाए इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे एल्बेंडाजोल है, डाइएथिल कार्बामाजिन है और इवरमेक्टिन है, ठीक है, ये सब ड्रग हम यूज कर सकते हैं वो वार्म्स को किल करने के लिए। अब देखो इन केस यू कैन आल्सो डू लिम्फेडेमा सर्जरी। अब देखो जब ये जो डिजीज है बहुत मतलब अपना डेंजरस फॉर्म ले चुकी है तो आप सर्जरी भी करवा सकते हो, ठीक है, लिम्फेडेमा सर्जरी होती है, इसको आप करवा सकते हो। अब निमोनिया की बात हम करें, न्यूमोनिया इज सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन द लंग। सबसे पहली बात तो ये है कि निमोनिया हमारी लंग इन्फेक्शन वाली डिजीज होती है जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट एयर सैक्स होते हैं ना, उनको क्या है धीरे धीरे वह खत्म करने लगती है, ठीक है। अब देखो निमोनिया इज एन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स टिपिकली केज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। अब देखो हमारे लंग्स को ये धीरे धीरे इन्फ्लेम करती है, मतलब खत्म करती है और यह जो है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस के और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। अब इसे केस्टिव एजेंट की हम बात करें तो इसका जो केस्टिव एजेंट होता है
इट इज केस्ड बाई वायरस बैक्टीरिया और फंगाई। ये जो देखा जाए बेसिकली वायरस बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से ही होता है। एंड कॉमन केसेज ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया आर स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। ठीक है, ये देखा जाए तो जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे इसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ये सब आते हैं इसके बैक्टीरिया। अदर आर इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV और RSV, इसके वजह से भी ये सब हो सकते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि निमोनिया बहुत से मतलब कैस्टिव एजेंट की वजह से हो सकते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो ये कैसे फैल रहे हैं। निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस मोड्स इंक्लूडिंग जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसी उसे आ रही है तो छींक रहा है तो उससे भी यह फैल सकता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, टचिंग सर्फेसेस दैट आर कंटामिनेटेड विद द कैस्टिव एजेंट। अब उस सर्फेस को आपको मतलब अगर आप उस सर्फेस को टच कर रहे हो जो कि कैस्टिव एजेंट के टच में ऑलरेडी है तो आपको भी ये हो सकता है। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन से जैसे मॉस्किटो की वजह से, हेल्थ केयर एसोसिएटेड ट्रांसमिशन भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, ये सब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसकी वजह से यह फैल सकता है हमारा निमोनिया। अब हम सिम्पटम की बात करें, सिम्पटम में जैसे कि कफ है, फीवर है, स्वेटिंग है, शेकिंग चिल्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लो एनर्जी, नॉजिया एंड वोमिटिंग, ये सब क्या है इसके सिम्पटम होते हैं। अब हम इसकी बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ न्यूमोनिया, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे उस पर हम देख लेते हैं। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को रेगुलर या प्रॉपर वे में हमेशा वॉश करते रहना है। एंड यूज मास्क इन क्राउडेड प्लेस, जब हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो वहां पे हमें मास्क का यूज ऑलरेडी मतलब हमेशा से करना चाहिए। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सिक पीपुल, और जो मतलब बीमार लोग हैं उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ईट हेल्दी डाइट लाइक एज फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमें क्या है अच्छे मतलब चीजों का सेवन करना चाहिए जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल, अच्छी चीजें हमें खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन मिल सके हमें। और स्मोकिंग हमें छोड़ देनी चाहिए, अगर आप कर भी रहे हो तो आप तुरंत छोड़ दीजिएगा स्मोकिंग। रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेक रेस्ट टाइम टू टाइम, हमें क्या है डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और नींद जो है या रेस्ट जो है हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए। अगर इसकी ट्रीटमेंट अगर किसी को हो भी जाता है तो ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी और एंटीवायरल मेडिसिन आप दे सकते हैं, तब जाकर निमोनिया वहां पे ठीक हो सकती है। अब देखो इसमें जितनी भी डिजीज थी वो दो मेन सब टाइप में बांटी गई थी। कुछ थे कम्युनिकेबल, अब तक जितना हम पढ़े हैं सब कम्युनिकेबल था, लेकिन अब यहाँ से जो हमारे दो चार बची होंगी वो सब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो ये बात आप बिल्कुल मेंशन कर लेगा अपने माइंड में कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो स्टार्ट होती है हाइपरटेंशन से। ठीक है, अब देखो हाइपरटेंशन आर आल्सो एज हाई ब्लड प्रेशर इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी इज कंसिस्टेंटली टू हाई। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपर मतलब होता है एक्सेस, टेंशन नंस होता है तनाव। अब ये एक्सेस तनाव मान लीजिए आपकी कोई आर्टरी है, ये आर्टरी हमारी ब्लड वाली आर्टरी है, ठीक है, इसमें ब्लड ऑलरेडी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यही जो ब्लड हमारे ये सब वाल को जब प्रेशर मारने लगेंगे तेजी से तो ये होता है हमारा हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे वाल को ये धक्का मारने लगता है। ठीक है, अब जब ये बढ़ जाए तब भी दिक्कत है, जब ये घट जाए तब भी दिक्कत है, तो ये हमें क्या है ये मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 130 mmHg और हाइयर। अब देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना होना चाहिए हाइपरटेंशन में, 130 mmHg या उससे ज्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है 80 mmHg या तो उससे ज्यादा हो जाता है आपके हाइपरटेंशन में। अब देखो इट इज ए कंडीशन ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी और हाई ब्लड प्रेशर, ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे बॉडी के आर्टरी या वेन्स में क्या होता है ब्लड का प्रेशर तेजी से फ्लो होने लगता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब इसके कैस्टिव एजेंट की बात करें तो कुछ अलग यहाँ पे आपको दिखा, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दो टाइप के होते हैं ना। अब इसमें जो है जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एज, ओबेसिटी। अब अगर देखा जाए कैस्टिव में जैसे जेनेटिक फैक्टर्स में आपका आता है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को ऑलरेडी या पहले से हुआ होता है तो ये सेकंड वाली पीढ़ी में भी आ जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे डाइट, फिजिकल स्ट्रेस, आप इस पे अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तब भी यह हो सकता है। एज क्या है, जितने भी मतलब एज जो ज्यादा एज वाले आदमी होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। ओबेसिटी, अगर वेट किसी का ज्यादा होता है तब भी यह देखने को मिलता है, एक्सेस बॉडी वेट। सेकेंडरी में क्या है, अगर किसी को किडनी डिजीज हुई है तब भी ऑलरेडी हाइपरटेंशन हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर जिसको हुआ तो ऑलरेडी हाइपरटेंशन तो होगा, है तो जाहिर सी बात है। अब देखो मेडिकेशन में क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स और डिकंजेस्टेड। अब देखो अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल भी लगातार यूज कर रहा है तो उसका भी हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ सकती है। डिकंजेस्टेंट अगर ले रहे हो तब भी वहां पे बीपी बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखो और भी हैं, जैसे आप अल्कोहल का यूज बहुत तेजी से कर रहे हो, आपको स्ट्रेस है, स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये सब क्या है कैस्टिव एजेंट है हमारे हाइपरटेंशन का। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके सिम्पटम। सिम्पटम जैसे आपको देखने को मिलेगा, हेडेक है, डिजीनेस है, नोज ब्लीड है, फैटिग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है,
चेस्ट पेन है, ब्लड विजन है, इरेगुलर हार्ट बीट है। इसमें देखो हेडेक मतलब सर दर्द, डिजीनेस मतलब थोड़ा आपका मूड स्विंग रहेगा, नोज ब्लीड ब्लड से मतलब नाक से ब्लीडिंग होना, फैटिंग मतलब थकावट वगैरह, ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, चेस्ट में पेन होगा, ब्लड विजन धुंधला आपको दिखेगा, आपकी जो हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। ये सब हमारे सिम्टम है। अब इसको हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल कैसे करेंगे हाइपरटेंशन को? इट इज डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक होता है। सो इट इज प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। चेंज इन लाइफ स्टाइल, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी इस हाइपरटेंशन को आप कम कर सकते हो। अब स्ट्रेस सॉल्यूशन से रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर क्या है फिजिकल एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हो तब भी हाइपरटेंशन कम हो सकता है। स्ट्रेस, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस आप कम कर दो तब भी हाइपरटेंशन कम हो सकता है। हेल्दी डाइट, आप अच्छे खाना को खाइए। रिड्यूस रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर उसे आप कम कर दीजिए, ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट इसमें क्या है, बाय यूजिंग मेडिसिन, कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे डायूरेटिक्स है, बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर। अगर आप इनमें से किसी कोई भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हो तब भी हाइपरटेंशन कम हो सकता है। अब देखो मेडिसिन अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो तो अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपकी जो जीवन जीने की शैली है उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन करो तब भी, जैसे कि डाइटरी चेंज, आप जो भी खा रहे हो कुछ मतलब चेंज करके आप अपने खान पान पे ध्यान दो, रेगुलर एक्सरसाइज आप करो, स्ट्रेस को कम कर दो, और लिमिटिंग अल्कोहल। पहली बात तो लिमिटिंग अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का यूज करते हो तो लिमिट में करो, कम करो या तो करो ही ना, सबसे बेस्ट एडवाइस तो यही है। अब देखो आता है हमारा सेकंड, डायबिटीज मेलिएटस, मतलब डीएम इसको शॉर्ट में बोला जाता है। अगर गांव में देखा जाए तो इससे सभी लोग बोलते हैं शुगर के पेशेंट, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिएटस में ऐसा होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की लेवल, ठीक है, मतलब ग्लूकोज की लेवल क्या है, बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो हो जाता है डायबिटीज मेलिएटस। और ये क्यों बढ़ता है? जैसे ये जो ग्लूकोज है, ये जब सेल है, सेल जब ये यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब बीटा सेल्स तो बना रही है, अब देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होते हैं ये सेल यूज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो क्या करता है, ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स तक, ठीक है। तो इंसुलिन ही वहीं पे अपना काम नहीं कर पाता है, तो जब इंसुलिन नहीं काम करना अपना बंद करता है तो ग्लूकोज हमारे सेल तक नहीं जा पाते हैं, तो यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में एंट्री करने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्लड में एंट्री करने लगते हैं तो हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलिएटस बोलते हैं। वहां पे इंसुलिन आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो सेल तक नहीं जा पाता है ये ग्लूकोज, और जब सेल तक नहीं जाता है तो हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन भी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस बोला जाता है ना एनर्जी का, तो जब वहां तक नहीं जा पाएगा तो एटीपी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी सुस्त पड़ी रहेगी, ठीक। तो देखो डायबिटीज मेलिएटस इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट कंट्रोल इट ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इज हाई फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में हमारे शुगर का लेवल जो है लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है। इट कॉमनली नोन एज डायबिटीज, इसको अगर देखा जाए मतलब जनरल लैंग्वेज में सभी इसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं। एंड कैन डैमेज नर्व्स, ये नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं, आइस को भी, किडनी को भी, और अदर ऑर्गन को अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो ये नर्व्स, आई, किडनी और भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, ओके। अब अगर देखा जाए इनका टाइप, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक टाइप फर्स्ट डायबिटीज और एक सेकंड टाइप डायबिटीज। मतलब टाइप फर्स्ट जिसको आप शॉर्ट में बोलोगे आईडीडीएम, और सेकंड को एनआईडीडीएम, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब देखो टाइप फर्स्ट डायबिटीज, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा गया है? इन दिस टाइप डिपेंडेंट इज अगर ड्यू टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, अगर बीटा सेल्स का मतलब है ये कि अगर वो पूरी तरीके से खराब हो जाए, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन सेल, बीटा सेल एक ऐसी सेल होती है जहां पे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, अगर वो पूरी तरीके से खराब हो जाए। दिस टाइप ऑफ डीएम वाज प्रेफर्ड एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तब जाके वह इंसुलिन उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है, ठीक। अब देखो टाइप सेकंड डायबिटीज में क्या है, इन दिस पैनक्रियाज मेक इंसुलिन बट सेल्स डज नॉट अफेक्ट द ग्लूकोज। अब देखो क्या है, वहां पे तो पैनक्रियाज में बीटा सेल जो है वो इंसुलिन तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं वह नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज है वो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं जो हमारे सेल में, ड्यू टू रिसेप्टर डज नॉट वर्क प्रॉपर, क्योंकि वहां पे जो उसके रिसेप्टर हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसीलिए इसको क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है।
अब केस्टिव एजेंट की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री इसमें आती है, मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ठीक है, जेनेटिक भी हो सकते हैं। एज, जैसे रिस्क इंक्रीजेज विथ एज, अब देखो जैसे जिसकी ज्यादा एज होती है उसको शुगर की मतलब डायबिटीज की वो संभावना ज्यादा हो जाती है। इफ योर पैनक्रियाज इज डैमेज देन डिक्रीजेज फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, जाहिर सी बात है अगर पैनक्रियाज डैमेज होती है तो इंसुलिन का कि ये जो फॉर्मेशन वो भी घटेगा, जब इंसुलिन का फॉर्मेशन घटेगा तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अब सिम्टम की बात करें, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर किसी को बार बार मतलब हल्के होने की जरूरत हो रही है, मतलब यूरिनेशन उसको जल्दी जल्दी हो रही है, तो पहला सिम्टम ये हो गया। फैटिग है, ब्लड डिवीजन है, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वाउंड, अगर किसी को कहीं पे चोट लग जाती है या थोड़ा सा घाव वगैरह हो जाते हैं तो वह उनको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और या तो उसका जो वेट है बहुत तेजी से वह लॉस हो रहा है, ये सब क्या है इसके सिम्पटम है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के, ठीक है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके भी इसको रोक सकते हो, जैसे कि अपना मेंटेन हेल्दी वेट, जो आपका वेट है उसको मेंटेन करो, एक्सरसाइज रेगुलरली डेली आप एक्सरसाइज करो, और हेल्दी डाइट को आप खाओ। लिमिट्स सुगरी ड्रिंक्स एंड फूड्स, जैसे कि जो हमें मतलब सुगरी ड्रिंक्स और फूड जो आते हैं ना उसे लिमिट में यूज करें, मतलब कम करो या तो परहेज पूरा ही कर दो। अब मेडिकेशन कुछ आते हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, थायोजोलिडिनेडियोन्स है, ठीक है। अब देखो सल्फोनिल यूरियाज है, ये सब इसके मेडिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर का, ठीक है। अब देखो कैंसर भी आप सभी ने 6 में मतलब पूरा डीप में पढ़ा होगा कि ये कैंसर क्या होता है। अब जैसे देखो कोई एक सेल है, जब वो मिटोसिस के अंडर में जाता है तो एक सेल से क्या है 2 सेल बनते हैं हमारे, ठीक है। अब 2 सेल से फिर क्या है ये भी डिवाइड होते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या है प्रॉपर वे में अपना डिवाइडेशन करते हैं। तो ये तो क्या है एक जनरल सेल डिवीजन है। जब यही सेल डिवीजन एबनॉर्मल होने लगेगा, एबनॉर्मल मतलब ऐसे का कोई मतलब बिना माइनर के, ठीक है, फटाफट ये डिवीजन सब स्टार्ट हो जाएंगे बिना माइनर के, तो उन्हें हम बोलते हैं कैंसर की कंडीशन। अब यही सेल क्या करेंगे, एक एक बार मान लो ऐसे करके डिवीजन हो गया, अब इसमें थोड़ी सी क्या है ऐसे गांठ टाइप के बन जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूमर, ठीक। अब कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ ए नॉर्मल सेल। अब देखो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या स्प्रेड जब होने लगते हैं हमारे नॉर्मल सेल के तो उन्हें हम बोलते हैं कैंसर। इन दिस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इस डिजीज हम लोग मतलब पता करते हैं ये होता है एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इस डिजीज में तो यही होता है। अब देखो ये होते हैं मेनली 4 टाइप के, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमियाज और लिम्फोमाज, ठीक है। अब एक एक को हम बारी बारी देखते हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, जैसे कि कैंसर दैट एराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल सेल, अगर कैंसर की स्टार्टिंग हमारे एपिथेलियल सेल से स्टार्ट हो जैसे कि स्किन, लंग, ब्रेस्ट, कॉलन और कॉलन कैंसर, ठीक है। अब देखो सार्कोमा क्या होता है, कैंसर दैट एराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स सच एज बोन, मसल एंड फैट सेल। अब देखो जो कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि बोन है, मसल है, फैट सेल्स है, तो उन्हें हम सार्कोमा बोलते हैं। ल्यूकोमिया क्या है, कैंसर दैट एराइजेस फ्रॉम ब्लड सेल्स, जो भी मतलब ब्लड सेल से स्टार्ट हो रहे हैं कैंसर उन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोमिया, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल से स्टार्ट हो भी सकते हैं। लिम्फोमा क्या है, कैंसर दैट एराइजेस फ्रॉम इम्यून सेल, ये देखो इम्यून सेल से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब हम आगे की बात करें इसके केस्टिव एजेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स में आपका आता है म्यूटेशन, फैमिली हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे टोबाको है, रेडिएशन है, केमिकल्स है। इन्फेक्शियस एजेंट में जैसे कि वायरस, एचपीवी वायरस, एंड बी में है बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से भी कैंसर हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर में जैसे आप डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सब क्या है एक केस्टिव एजेंट है कैंसर के। अब सिम्पटम की बात की जाए तो सिम्पटम एंड साइंस ऑफ कैंसर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। अब देखो सिम्पटम जिस तरह का कैंसर हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्पटम आपको देखने को मिलेगा। अदर सिम्पटम जैसे क्या है टायरनेस एंड वीकनेस, ये सब कॉमन है। कुछ सिम्पटम, ए सोर थ्रोट दैट डज नॉट हील, अब देखो क्या है उनके जो गले में हमेशा खराश रहेगी जो कि जल्दी ठीक नहीं होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो जल्दी जल्दी सांसें लेंगे। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, अब देखो क्या है स्वेलिंग में कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। अब इसको हम प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करते हैं यह भी देख लेते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, जो इसके पहले मैंने बताया ट्यूमर अगर हो भी रहा है छोटा सा तो सबसे पहले उसको तुरंत क्या है डायग्नोस कराओ और आइडेंटिफाई कराओ कि हाँ ट्यूमर हुआ है, तो वहीं से धीरे धीरे अगर आप तुरंत मतलब मेडिकेशन या डायग्नोसिस करवा रहे हैं तो आप ठीक होने की संभावना हो जाती है। रिड्यूस स्मोकिंग एंड ईट टोबाको एंड एल्कोहल, हमें क्या करना है स्मोकिंग करना कम कर देना है, टोबाको खाना कम कर देना है, एल्कोहल का भी यूज कम कर देना है, ओके। अवॉइड एक्सेस सनलाइट एंड रेडिएशन, हमें एक्सेस सनलाइट और रेडिएशन से दूर रहना होता है।
प्रिवेंट फ्रॉम केमिकल एंड टॉक्सिक मटेरियल, जो भी केमिकल और टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनसे हमें क्या है बचा के रहना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उनको ही मेंटेन हमें करके रखना चाहिए। अब हम बात करें इसका ट्रीटमेंट में, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है। अगर आप इतनी थेरेपी आप मतलब करवा रहे हो, जिस अकॉर्डिंग कैंसर है उस अकॉर्डिंग आप थेरेपी अगर करवा रहे हो तो आई होप ये ठीक हो सकता है। अब देखो जो हमारी लास्ट पॉइंट आती है वो ड्रग एडिक्शन, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है। ड्रग एडिक्शन इज व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप यूजिंग ए ड्रग इवन इफ इट्स हर्टिंग योर लाइफ, रिलेशनशिप और डेथ। अब देखो आप कोई भी ड्रग खा रहे हो या मेडिसिन खा रहे हो, जब उसकी आदत लग जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। और देखो इट इन्वॉल्व्स फंक्शन चेंज टू ब्रेन इन विच आर नीड्स फॉर ड्रग। और ये कब होता है, जैसे हमारे ब्रेन का फंक्शनल चेंज हो जाए। ठीक है, हमारा जो पूरा ब्रेन है हमेशा वो डिमांड करे कि जब तक हम ड्रग खाएंगे नहीं, मतलब जो भी ड्रग की आदत लगी जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक आगे कोई काम नहीं करोगे। ठीक है, ये सब हमारे ब्रेन में कुछ फंक्शनल चेंजेस हो जाती हैं उस ड्रग को लेकर। ठीक है, ड्रग एडिक्शन इज व्हेन यू यूज ए ड्रग टू मच एंड कैन नॉट स्टॉप इफ इट्स बैड फॉर यू। अब कोई भी ड्रग अगर आप लंबे समय से ले रहे हो, अगर उसे आप छोड़ नहीं रहे हो या तो रोक नहीं रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी चीजें तो नहीं है, बहुत खराब चीजें हैं। तो इसे हमें रोक देना चाहिए। अगर आप नहीं रोक सकते हो तो ड्रग एडिक्शन के अंडर में आप आ जाओगे। ठीक है, तो आपको आदत लग जाएगी उस ड्रग लेने की, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप उसे लेते रहोगे। ठीक है, अब केजेस की बात करें, जैसे मेंटल डिसऑर्डर क्या है, मतलब केजेस में आ जाते हैं। जैसे मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी को क्या है थोड़ा सा उसका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं है तब भी ये कभी कभी हो सकता है ड्रग एडिक्शन। जैसे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी किसी को हुआ है। फैमिली हिस्ट्री क्या है, इफ योर फैमिली मेंबर्स हैव एडिक्शन प्रॉब्लम, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को एडिक्शन प्रॉब्लम हुई है तो यू माइट बी मोर लाइकली टू गेट एडिक्टेड टू, तो देखा जाए ज्यादा से ज्यादा कुछ संभावना हो जाती है ड्रग एडिक्शन की आपको भी, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन और ओटीसी ड्रग। अब देखो हमें क्या है, मेडिसिन से जो ओटीसी ड्रग आती है ये सब क्या है एक्सेसिव ड्रग, ज्यादा से मतलब अगर आप ओटीसी ड्रग ज्यादा यूज कर रहे हो तो भी यह मतलब केज है ये सब। सिम्टम ए, पीपुल यूज ड्रग्स फॉर दियर प्लेजरेबल इफेक्ट, और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने के लिए कुछ मतलब सोचते हैं अच्छी नींद आए तो हम कुछ ड्रग का यूज कर लें, तो ये सब हमें नहीं करना होता है। ठीक है, ये सब रीजन है इसके। सिम्टम की बात करें, चेंज इन एपेटाइट, स्लीप प्रॉब्लम, वेट चेंज, नॉजिया और वोमिटिंग। अब देखो भूख आपको नहीं लगेगी, स्लीप प्रॉब्लम होगी, आपका वेट चेंज होगा, नॉजिया और वोमिटिंग होने की संभावना होती है। ठीक है, ये सब हमारे हैं सिम्टम। अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो मूड स्विंग्स भी इसी में रहेगा, डिप्रेशन भी, सुसाइडल थॉट्स भी आपको आएंगे। अब इसको हम प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूज मिनिमम ड्रग्स और ओनली व्हेन इट इज रेयरली नीडेड। पहली बात तो क्या है, मिनिमम ड्रग का यूज हमें करना चाहिए, या तो हमें कब यूज करना चाहिए उस ड्रग का, जब आपको जरूरत रहे तब। अवॉइड पीयर प्रेशर, अब देखो क्या है, सराउंडेड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव फ्रेंड्स हु डोंट यूज ड्रग। अब हमें क्या है उस दोस्त यार मित्र के साथ रहना चाहिए जो ड्रग का यूज ना करे। ठीक है, एजुकेशन, लर्न अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड रिस्क ऑफ यूजिंग ड्रग्स। अब देखो सभी को क्या है इसके बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में हमें सभी को जागरूक करना है कि कितना खतरनाक ड्रग एडिक्शन होता है। ओके फ्रेंड, तो यहीं पे हमारी जो यूनिट नंबर 2 है अब ये खत्म होती है। अब हम मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 3 में। ओके फ्रेंड्स, तो यूनिट नंबर 3 में और भी अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।